पहले से लोगों का ये विचार था कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन प्रकाश की प्रकृति क्या है, प्रकाश की रचना क्या है, प्रकाश है कैसा, प्रकाश का व्यवहार कैसा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको आदमी को बहुत स्पष्ट नहीं था। प्रकाश सीधे रेखा में चलता है, उसके तो बहुत सारे प्रमाण हैं कि प्रकाश अगर पड़ रहा हो, उसके सामने कोई भी चीज़ आ जाए तो उसका शैडो यानी छाया बन जाती। इससे लगता है कि प्रकाश जा रहा था और जहाँ पर कोई चीज़ ऑब्स्टिकल आ रहा, कोई रुकावट आ गई तो वहाँ पर छाया बन गई। इससे पता चलता है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं जो ये दिखाते हैं कि पिन होल कैमरा है और बहुत सारे हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की प्रकृति क्या है, प्रकाश की प्रकृति के बारे में तो न्यूटन ने अपना विचार दिया कि प्रकाश छोटे छोटे कण होते हैं, जिसको कहते हैं कणिका सिद्धांत। उन पता छोटे छोटे कण होते हैं और जो प्रकाश का स्रोत है, बल्ब है, मोमबत्ती है, उससे छोटे छोटे प्रकाश के कण निकलते हैं और वो प्रकाश के कण जब किसी भी चीज़ से टकराते हैं तो वो चीज़ दिखाई देने लगती है। लेकिन उसमें वो बहुत सारी जो प्रैक्टिकल चीज़ें थी उसको बहुत सिद्ध नहीं कर सका। उदाहरण के तौर परावर्तन कैसे होता है और फिर अपवर्तन कैसे होता है। एक ही चीज़ में परावर्तन और अपवर्तन दोनों साथ साथ होते हैं। फिर अगर अपवर्तन होता है तो उसमें प्रकाश की चाल को अंदर बढ़ जानी चाहिए। किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश जाता है तो प्रकाश की चाल को बढ़ना जाना चाहिए, क्योंकि अपवर्तन के लिए बताया न्यूटन ने कि वो कणों के बीच में आकर्षण होता है। आकर्षण हुआ तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया तो वहाँ पर उसकी प्रकाश की चाल बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, प्रकाश की चाल घटती। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स आए जिन्होंने कण का सिद्धांत को मानता नहीं थी। फिर आया कि प्रकाश की फिर क्या प्रकृति हो सकती। तो ये हुआ कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश की जो प्रकृति है वो तरंग की है। चूँकि तरंगों के बारे में हम जानते हैं और जो तरंगों का गुण है वो प्रकाश में भी हमको मिलता है। प्रकाश अगर तरंग के रूप में चलता है तो तरंग के गुण हम जानते हैं। तरंग का गुण है तरंग सीधी रेखा में चलती है। तरंग का ये भी गुण है कि तरंग किसी चीज़ से टकरा जाती है तो परावर्तित हो जाती है। तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है। तो ये तरंग के और बहुत सारे गुण हैं। तरंग का विवर्तन होता है, तरंग का व्यतिकरण होता है, और अगर अनप्रस्थ तरंग है तो उसका ध्रुवण होता है। ये बहुत सारी तरंगों के गुण हैं। तो ये प्रकाश में भी ये गुण पाए जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। इसके लिए हाइगेन ने कहा कि जो प्रकाश स्रोत होता है, किसी भी प्रकाश स्रोत से तरंगें निकलती, इसके चारों तरफ तरंगें निकलती, और अगर तरंगें निकली तो जो तरंगें इसके चारों तरफ निकलती हैं, किसी भी समान कला के जो भी कण होंगे, समान कला के जो भी कण हैं, जो भी समान कला के कण हैं, वो पृष्ठ जिसमें इस प्रकार के समान कला के कण होते हैं उसे वेव फ्रंट या तरंगाग्र कहते हैं। तो एक तरह से ये जो तरंग आई तो ये सारे कण इससे बराबर दूरी पर हैं इस स्रोत से, और इसीलिए ये सभी कण एक ही कला में होंगे। इसे हम तरंगाग्र कहते हैं, तरंगाग्र या वेव फ्रंट कहते हैं। ये तरंगाग्र गोलाकार होगा क्योंकि बीच में केंद्र पर स्रोत है, प्रकाश पैदा करने वाला स्रोत, तो चारों तरफ तरंगों को निकालेगा तो गोला बन जाएगा। यानी ये जो गोले का पृष्ठ है यहाँ पर वही तरंगाग्र है, वेव फ्रंट है, तरंगाग्र या वेव फ्रंट। तो तरंगाग्र या वेव फ्रंट कहते हैं समान कला के वह पृष्ठ जिसमें सारे कणों की कला एक समान हो। यानी समान कला के कणों वाले पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं।
अब आप ध्यान से देखें, ये तरंगाग्र है, लेकिन तरंग जो है वो इस दिशा में जा रही है, इधर को जा रही है, तरंग इधर को फैलती जा रही है। इसका मतलब जो तरंग की चलने की दिशा है, जिसको हम किरण भी कहते हैं, रे भी कहते हैं, ये इसके लंबवत है। तो किसी भी स्थान पर तरंगाग्र और तरंग के चलने की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है। तरंग के चलने की दिशा को हम किरण या रे कहते हैं, और उसके लंबवत दिशा में वो कण होते हैं जो एक ही कला में कंपन करते हैं, जिसे हम तरंगाग्र कहते हैं। अगर तरंगें काफ़ी दूर तक जाएं, या जो तरंगें चल रही हैं वो किरणें अगर इस तरह समानांतर किरणें हों, तो इनके किसी भी बिंदु पर जो कण होंगे वो एक कला में होंगे, और ये जो पृष्ठ होगा वो एक समतल पृष्ठ होगा। तो ये समतल तरंगाग्र होगी, ये समतल तरंगाग्र होगी। ये गोलाकार है, ये समतल है, समतल तरंगाग्र, ये समतल तरंगाग्र है। और ये समतल तरंगाग्र के लंबवत दिशा में जो तरंग है वो चलती जा रही है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, वो इस दिशा में उस चाल से चलती है, लेकिन प्रत्येक स्थान पर जो पृष्ठ है, समान कला के पृष्ठ है, उसके लंबवत दिशा में तरंग चलती जाती है। तो इसमें एक चीज़ तो ये हुई कि अगर प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है तो जगह जगह के कण, माध्यम के कण कंपन करते हैं। समान कला के कण का जो पृष्ठ है उसे हम तरंगाग्र कहते हैं। तो एक तो इसमें महत्वपूर्ण है कि तरंगाग्र क्या है। तरंगाग्र, तरंगाग्र या वेवफ्रंट वह पृष्ठ जिसके सभी कण एक ही कला में कंपन करते हैं। वह पृष्ठ जिसके सभी कण एक ही कला में होते हैं, उसे हम तरंगाग्र कहते हैं, उसे तरंगाग्र कहते हैं, या उसे हम वेवफ्रंट कहते हैं। और जो प्रकाश है या प्रकाश की तरंग है, वो तरंगाग्र के लंबवत दिशा में चलती है। प्रकाश तरंग, तरंगाग्र के लंबवत चलती है। अब यहाँ पर मान लिया इस दिशा में बहुत सारी तरंगें जा रही हैं, तो ये जो पृष्ठ होगा, इस पृष्ठ से लंबवत तरंगें जा रही हैं, इस पृष्ठ पे जितने भी कण होंगे सबकी कला एक होगी। पृष्ठ को इस तरह मान लिया प्लेन पृष्ठ है, तो इस समतल के सारे कण एक ही कला में हैं, और इसे हम वेवफ्रंट तरंगाग्र कहेंगे। तरंगें इधर जा रही हैं, तरंग की लंबवत दिशा का जो पृष्ठ है ये तरंगाग्र है। लेकिन अगर इस तरंगाग्र को हम इधर से देखते हैं तो यह पृष्ठ इस तरह दिखेगा, ऐसे दिखेगा, पूरा ये दिखेगा। लेकिन अगर इसको इस तरफ से देखेंगे हम, तो केवल ये लाइन दिखेगी, इसका ये पृष्ठ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये लाइन हमारी दृष्टि के सामने पड़ती है, इसलिए पृष्ठ नहीं दिखेगा। ऐसे करें, अपनी आँख के सामने इस तरह कर लें तो ये पूरा पृष्ठ दिखेगा, तरंगाग्र पूरा दिखेगी। तो इसलिए तरंगाग्र को जब भी दिखाते हैं तो एक लाइन से जैसे दिखा देते हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि ये पृष्ठ ऐसे है, तो ये पूरा पृष्ठ का नीचे कहीं सा नहीं दिखता, ये ऊपर वाली लाइन दिखती। तो इस तरंगाग्र को जहाँ भी हम प्रदर्शित करते हैं वो इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर जो हाइगन थे, हाइगन ने बताया कि किसी भी स्रोत से जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में निकलता है। अब चूंकि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ऐसा कल्पना है कि तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय तक बिना माध्यम के भी तरंग चल सकती है, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग, ये पता नहीं था।
इसलिए माध्यम को तरंग को चलने के लिए जब माध्यम की आवश्यकता है, तो इस प्रकाश की तरंग को चलने के लिए किस माध्यम की आवश्यकता है? क्योंकि बहुत जगह ऐसा है जहाँ हवा नहीं है और कण नहीं है, सूरज से हम तक प्रकाश आता है तो बीच में निर्वात है, तो वहाँ कैसे आता है प्रकाश की तरंगें? तो उसके लिए हाइगन ने मान लिया कि ऐसा नहीं है, जहाँ पर निर्वात है वहाँ भी एक माध्यम है, और उसको उन्होंने ईथर कहा। ईथर एक काल्पनिक माध्यम मान लिया। कि ये ईथर एक काल्पनिक माध्यम है और प्रकाश के तरंगें इसी माध्यम के कणों में कंपन करती हुई चलती हैं। और ये माध्यम जो ईथर है ये हर जगह, अगर कांच के अंदर प्रकाश जा रहा है तो ये कांच के अंदर भी है, हर जगह ये ईथर उपस्थित है, हर जगह जहाँ निर्वात है वहाँ भी उपस्थित है। यद्यपि आगे चलकर इसकी उपस्थिति का कोई प्रमाण नहीं मिला और फिर आगे विद्युत चुम्बकीय तरंगों का फिर ज्ञान हो गया तो फिर इसकी ज़रूरत खत्म हो गई। तो एक तो ये हुआ। अब ये जो हाइगन थे उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया तरंगों में, जिसको कहते हैं हाइगन का तरंगिका सिद्धांत। हाइगन का तरंगिका सिद्धांत। हाइगन का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। हाइगन का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। हाइगेन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी द्वितीयक तरंगिका यानी वेवलेट्स। थ्योरी यानी सिद्धांत। हाइगन वैज्ञानिक का नाम है, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको दिया इस थ्योरी को, हाइगन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। अब ये हाइगन तरंगिका सिद्धांत क्या है? हाइगन के अनुसार प्रत्येक स्रोत से तरंगिकाएं निकलती, प्रत्येक स्रोत से तरंगिकाएं निकलती हैं। ये स्रोत है यस, और इसके चारों तरफ तरंगिकाएं निकलती। चारों तरफ तरंगिकाएं निकलती। यह है तरंगाग्र। प्रत्येक स्रोत से चारों ओर तरंगिकाएं निकलती। किसी भी माध्यम में उत्पन्न तरंगाग्र का प्रत्येक कण, तरंगाग्र, यह तरंगाग्र है, इसका प्रत्येक कण स्रोत की तरह व्यवहार करता है। तो पहला तो है कि प्रत्येक स्रोत से चारों तरफ तरंगिकाएं निकलती। प्रत्येक स्रोत से चारों ओर तरंगें निकलती हैं। दूसरा है समान कला के जो कण हैं उनका जो पृष्ठ है जिसे हम तरंगाग्र कहते हैं। तो तरंगाग्र का प्रत्येक कण, तरंगाग्र का प्रत्येक कण तरंगाग्र का प्रत्येक कण पुनः स्रोत की तरह व्यवहार करता है। पुनः स्रोत की तरह
व्यवहार करता है। स्रोत की तरह व्यवहार करता है। जैसे स्रोत से तरंगें निकालने से तरंगें निकालती हैं, छोटी छोटी तरंगिकाएं निकलती है, ये तरंगिकाएं निकलती। स्रोत की तरह व्यवहार करता है तथा छोटी छोटी तथा द्वितीयक तरंगिकाएं पैदा करता है। द्वितीयक तरंगिकाएं पैदा करता है। ये द्वितीयक तरंगिकाएं हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं इन द्वितीयक तरंगिकाओं का जो स्पर्श पृष्ठ है, यह स्पर्श पृष्ठ, इसे हम तरंगाग्र कहते हैं। फिर तरंगाग्र पैदा हुआ। द्वितीयक तरंगिकाओं का स्पर्श पृष्ठ, जिसे हम तरंगाग्र कहते हैं। तो यह द्वितीयक तरंगिकाओं का स्पर्श पृष्ठ है। तीसरा, द्वितीयक तरंगिकाओं का स्पर्श पृष्ठ तीसरा पुनः स्रोत व्यवहार करता है तथा द्वितीयक तरंगिकाएं पैदा करता है। तीसरा, द्वितीयक तरंगिकाओं का स्पर्श पृष्ठ जिसे तरंगाग्र कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं, का पृष्ठ, तो तरंगों का स्पर्श पृष्ठ जिस तरंगाग्र कहते हैं, का प्रत्येक बिंदु पुनः स्रोत की तरह व्यवहार करता है। और आगे तरंगिकाओं को पैदा करता है। तरंग, प्रकाश तरंगिकाओं के रूप में तरंगाग्र के लंबवत प्रसारित होता जाता है। तो ये हो गया हाइगेन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स या हाइगेन का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। यानी जो स्रोत है उससे तरंगिकाएं पैदा हुई, फिर उनका जो स्पर्श पृष्ठ है उस तरंगिकाओं का स्पर्श पृष्ठ जिसे तरंगाग्र कहते हैं, उसका फिर प्रत्येक बिंदु तरंगिकाएं पैदा करता है। ध्यान रखें, इसका स्पर्श पृष्ठ अंदर भी है और बाहर भी है, लेकिन अंदर का जो स्पर्श पृष्ठ है या अंदर का जो तरंगाग्र है
उसके वो पीछे को बढ़ता नहीं है, केवल आगे के जो तरंगिकाएँ हैं वो स्पर्शपृष्ठ है, आगे का जो तरंगाग्र है वही आगे तरंगिकाएँ पैदा करता है और आगे को प्रकाश बढ़ता चला जाता है। और जो प्रकाश के चलने की दिशा है वो इन्हीं तरंगाग्र के लंबवत दिशा में चलती जाती है। प्रकाश के संचरण की दिशा ऐसे चलता चला जाता है। तो ये तरंगिकाओं के द्वारा यानी छोटी छोटी तरंगों के द्वारा प्रकाश आगे बढ़ता जाता है। जो इसमें सबसे मुख्य चीज ध्यान देने की है वह ये कि जो तरंगाग्र है, तरंग हमेशा इस तरंगाग्र के लंबवत दिशा में चलती है। यानी हमारी जो किरण है, किरण रे, वो हमेशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। यह हमारा तरंगाग्र है। तरंगाग्र और ये बीच में 90 अंश का कोण बनता है। ये लंबवत दिशा में तरंगाग्र के लंबवत दिशा में चलती है। अभी तक हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि तरंग जो भी कोण अभिलंब के साथ बनाती है उसे हम आपतन कोण और परावर्तन कोण इस तरह कहते हैं। यहाँ पर चूंकि किरण और तरंगाग्र दोनों लंबवत हैं, इसलिए पृष्ठ के साथ, परावर्तक पृष्ठ के साथ जो कोण तरंगाग्र बनाएगा वही कोण अभिलंब के साथ किरण बनाएगी, जिसको अभी हम करके देखते हैं। हमने आपको बताया कि जो तरंग है, तरंग के कई गुण हैं। सीधी रेखा में चलना, अपवर्तन, परावर्तन। इसका मतलब यह है कि अगर तरंग में परावर्तन होता है तो इस तरंग के आधार पर भी प्रकाश में परावर्तन की हम व्याख्या कर सकते हैं। तो तरंग का सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या, परावर्तन की व्याख्या। परावर्तन, प्रकाश जब किसी भी परावर्तकता से टकराता है और उसी माध्यम में वापस जाता है तो इसे हम परावर्तन कहते हैं। हमको तरंगों के आधार पर करना है। हमारा ये परावर्तन रिफ्लेक्शन यह परावर्तक तल है। दर्पण है या कोई भी चीज है, ये परावर्तक तल है। यम डैश परावर्तक तल है। प्रकाश आ रहा है, यह प्रकाश इस दिशा में आ रहा है, यह प्रकाश की किरण है। यह प्रकाश की किरण आ रही है। हमने आपको बताया कि जो प्रकाश की किरण होती है वो तरंगाग्र के लंबवत होती है। और हमको तरंगाग्र जानते हैं, तरंगों के स्पर्श पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। चूंकि किरणें समानांतर आ रही इसलिए जो तरंगाग्र होगा वो समतल होगा। तो यहाँ पर जहाँ पर ये तल है, यहाँ पर जो टकरा रहा है तरंगाग्र वो ये है, ये ए बी तरंगाग्र है। यानी ये हमारी तरंगिकाएं हैं छोटी छोटी। तरंग और किरणों की दिशा ये। किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती हैं, तरंगाग्र पृष्ठ के साथ वही कोण बनाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। ये किरण और तरंगाग्र लंबवत हैं, ये लंबवत हैं दोनों। जब लंबवत हैं तो ये तरंगाग्र और इसके लंब के बीच, यानी इसका ये लंब है
और ये पृष्ठ है, इसके बीच का ये जो कोण होगा, ये तरंगाग्र आपाती तरंगाग्र है, इसे हम कहेंगे आई। यानी ये हमारा बी ए बी डैश, बी ए बी डैश, यानी यहाँ पर बी ए बी डैश आई है। उसको ऐसे समझिए कि ये हमारा पृष्ठ है, ये किरण आती है, ये दर्पण है, इसका ये अभिलंब है, ये किरण आती है, इस कोण को हम कहते हैं आई, ये कोण आई है। और जो इसका अभिलंब, इसका लंबवत है, इसके लंबवत जो है वो ये है, इसे कहते हैं तरंगाग्र, ये है ए बी। तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं और ये दोनों भी एक दूसरे के लंबवत हैं। तो इस अभिलंब के साथ ये जो कोण बनाती है, इस दर्पण के साथ ये भी वही कोण बनाएगी। यानी जितना कोण यहाँ बनेगा उतना कोण ये जो तरंगाग्र है वो इसके साथ बनाएगा। राइट? क्यों? क्योंकि ये जो किरण है ये अभिलंब के साथ आई बनाता है, तो ये अभिलंब चूंकि इस पर लंब है, इस पर लंब है, और ये इस पर लंब है, इसलिए दोनों लंब भी आपस में वही कोण बनाएंगे। दो रेखाओं के बीच जो कोण बनता है उनके लंबों के बीच भी वही कोण बनता है। तो ये दो रेखाएं हैं, इनके बीच में आई कोण बनता है, इसलिए इसका लंब ये है और इसका लंब ये है, इसके बीच भी वही कोण बनेगा। तो ये कोण आई हुआ, आपतन कोण आई, ये आपाती तरंगाग्र है, आपाती तरंगाग्र। अब यहां से जब ये टकरा जाएगी तरंग, ये पहले टकराई लेकिन ये तरंग अभी आगे जा रही है, यहां आगे तब टकराएगी। तरंग ऐसे है, ऐसे हो जाएगी और ऐसे उलट जाएगी। जो तरंग होगी वो पूरा का पूरी तरंग एक साथ इस पर नहीं पड़ती। अगर लंबवत तरंग आती, लंबवत आती तो पूरी की पूरी तरंगाग्र एक साथ है, कई कला में इससे टकराती, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तरंग ऐसे आती है, जब ऐसे आती है तो ये यहाँ से यहाँ तक एक कला में है, लेकिन इसका ये भाग टकराया, लेकिन ये भी नहीं टकराया। तो जब ये टकरा गया तो ये लौटा, यहाँ से परावर्तित हुआ। ये वाला थोड़ी देर बाद टकराएगा, यहाँ से लौटेगा। ये वाला भाग यहाँ टकराएगा तब लौटेगा, और ये भाग आकर यहाँ टकराएगा अब लौटेगा। लेकिन जब तक ये यहाँ पहुँचेगा तब तक यहाँ से ये टकरा कर यहाँ वापस आ चुका हुआ। तो ये हमारा यहाँ से ये वापस हो गया। ए डैश पर आ गया और बी डैश पर आया, और इसलिए हमारी परावर्तित ये तरंगाग्र हो गई। ये तरंगाग्र हो गई, परावर्तित तरंगाग्र। अब ये इस दिशा में जाएगी, इस दिशा में, ये इसके जाने की दिशा है। तो ये है परावर्तित तरंगाग्र। परावर्तित तरंगाग्र ऐसा समझिए, ये परावर्तित तरंगाग्र है, ये तरंगिकाएं हैं। ये तरंगाग्र यहाँ आई, यहाँ टकराई तो ऐसे ये तो आगे बढ़ेगा और ये ऐसे वापस होके ऐसे हो जाएगी। तो जो बी है वो बी डैश पर जाएगा, लेकिन जो ये है लौट करके ए डैश पर पहुंच जाएगा। तो हमको सिद्ध ये करना है, और ये जो परावर्तित तरंगाग्र है ये इसके साथ जो कोण बनाती है ये आर है, और ये कोण यहाँ से यहाँ तक जो है ये आई है, ये आई है, ये आई है। हमें सिद्ध करना है I = R।
आइए, त्रिभुज, इसकी जो उपपत्ति है प्रूव करना है। त्रिभुज ए बी बी डैश तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश। एक त्रिभुज तो ये है, एक त्रिभुज ये बाद में बना, ये पहले बना हुआ था। देखिए इसमें इन ट्रायंगल्स में देखिए, ये कोण और ये कोण 90 डिग्री है। एंगल ए बी बी डैश तथा एंगल ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर इतने 90 अंश समकोण है। ये कोण भी 90 अंश है, क्योंकि यह तरंगाग्र है, यह तरंग की दिशा है, ये तरंग की दिशा है और ये तरंगाग्र है। ये दोनों कोण 90 अंश हैं, दोनों त्रिभुजों के आपस में बराबर है। भुजा ए बी ए बी बराबर ए डैश बी डैश, एक ही तरंगाग्र है, वही तरंगाग्र तो है, परावर्तित हो गई है। एक ही तरंगाग्र, एक ही वही तरंगाग्र है। जो तरंगाग्र थी वही उलट के इधर हो गई, टकराई तो उधर घूम गई, तो तरंगाग्र एक ही है, इसलिए ये भुजा इस भुजा के बराबर। और ए बी इस त्रिभुज का भी आधार है, इस त्रिभुज का भी आधार है। ए बी डैश बराबर ए बी डैश उभयनिष्ठ, ये कॉमन है, ये उभयनिष्ठ है। दोनों में दो भुजाएं और एक कोण 90 अंश समकोण, इसलिए त्रिभुज दोनों कांग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम हो गए, और इसीलिए त्रिभुज ए बी बी डैश इक्वल टू ये बराबर हो गया ए डैश बी डैश, इसके बराबर हो गया। जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर हुआ, त्रिभुज ए डैश बी डैश, और इसलिए कोण बी ए बी डैश, इसलिए कोण बी ए बी डैश बराबर कोण बी डैश ए डैश बी ए बी डैश इक्वल टू ए डैश बी डैश ए, अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर। हमको यही सिद्ध करना था। तो ये तो हो गया
परावर्तन की व्याख्या। इस परावर्तन में हमने इन किरणों का नहीं लिया, जैसा कि किरणों को लेते हैं फिर उसमें आई और आर को हम बताते हैं। यहाँ पर हमने इस तरंगिकाएँ हैं, ये वेवलेट्स, इनकी जो स्पर्श पृष्ठ है जिसे हम तरंगाग्र कहते हैं उसका आधार लिया, अर्थात हमने तरंगों का आधार लिया। और इसमें हमने सिद्ध किया कि जो तरंगाग्र जो कोण बना करके पृष्ठ टकराती है उतना ही कोण बनाती हुई पृष्ठ से चली जाती है, अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये तरंगों के आधार पर हमने सिद्ध किया। इसका मतलब यह है कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, परावर्तन के आधार पर हम इस बात को सिद्ध करते हैं। इस तरह से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब आगे है अपवर्तन की व्याख्या, उसको हम लोग बाद में करते हैं। बस आज तो इतनी।